हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको +2 क्लास का लेसन नंबर 10 का सेकंड पार्ट स्टार्ट कराते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको कल बताया कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है और फिड्यूशियल इक्विटी क्या होता है। फिड्यूशियल इक्विटी को हमने दो अप्रोच से समझा, टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच या मेथड, और सेकंड पढ़ा हमने मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। आज हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, और हमारा जो टॉपिक है आज का अल्पकालीन संतुलन की स्थिति में लाभ की विभिन्न अवस्थाएं। यानी शॉर्ट पीरियड में, जैसा कि हमने कल बताया था कि एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म जो है वो केवल अपने वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है। यानी प्रोडक्शन चेंज हो सकता है, प्रोडक्शन स्केल चेंज नहीं हो सकता। ठीक, तो इस टाइम पीरियड में एक फर्म को लाभ की विभिन्न अवस्थाएं हो सकती हैं। वो लाभ की अवस्थाएं क्या क्या हो सकती हैं कि एक फर्म को इस स्थिति में असामान्य लाभ प्राप्त हो सकते हैं। असामान्य लाभ शॉर्ट पीरियड में एक फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं इस स्थिति में। और क्या हो सकता है, एक फर्म को इस स्थिति में सामान्य लाभ भी हो सकते हैं। सामान्य लाभ यानी इस स्थिति में नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं। और तीसरी क्या स्थिति हो सकती है, इस स्थिति में एक फर्म को न्यूनतम हानि हो सकती है, यानी मिनिमम लॉस भी हो सकता है। तो ये तीन कंडीशन हो सकती हैं। यानी ये जरूर नहीं कि उसे लाभ हो, ये जरूर नहीं कि उसे नॉर्मल प्रॉफिट हो, नॉर्मल लाभ हो, सामान्य लाभ हो, उससे ज्यादा हो सकता है। ये आवश्यक नहीं कि उसे लाभ ही हो, उसे हानि भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो फर्म है उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, मिनिमम लॉस हो सकता है। अब बात करते हैं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। कि मान लीजिए एक इंडस्ट्री की बहुत सी फर्में हैं। मान लो हम कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक की 10 इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक की जो इंडस्ट्री है उसकी 10 फर्म है, लिम्का, मिरिंडा, पेप्सी, थम्स अप इत्यादि। अब इन सबको मान लीजिए जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 10% मिल रहा है, लेकिन एक फर्म इसमें ऐसी है, ड्यू लगा लीजिए, जो 20% अर्न कर रही है। यानी आपने देखा एक फर्म अन्य फर्मों की तुलना में, और फर्म 10% अर्न कर रही है और ड्यू जो है वो 20% अर्न कर रही है, तो हमें कहेंगे कि ड्यू जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। नॉर्मल प्रॉफिट जितना नॉर्मली सभी फर्में अर्न कर रही है, और लॉस आप समझते हैं कि जितना और फर्में 10% अर्न कर रही है, तो कुछ फर्में जो है उससे कम अर्न कर रही है। अब एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होते हैं, देखिए एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो होते हैं वो तब होते हैं जब फर्म की एवरेज रिवेन्यू उसकी एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो। यानी यूं कहिए कि औसत आगम, एवरेज रिवेन्यू, औसत आगम अगर फर्म के औसत लागत से ज्यादा है तो हम कहेंगे फर्म जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। दूसरा, एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट कब होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट तब होते हैं जब एक फर्म की एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल हो। मीन्स औसत आगम बराबर हो औसत लागत की। ये स्थिति ये हो। तीसरी स्थिति क्या होती है, तीसरी स्थिति वो होती है जिसमें एक फर्म जो है उसको मिनिमम लॉस हो
और मिनिमम लॉस कब होता है? जब एवरेज रेवेन्यू फर्म की एवरेज कॉस्ट से कम, मीन्स एवरेज रेवेन्यू कम है, एवरेज कॉस्ट ज्यादा है। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि औसत आगम कम है औसत लागत से, तो फर्म को लॉस होगा। तो ये तीन स्थितियां जो हैं शॉर्ट पीरियड में, ये ध्यान रखिए। ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म, ठीक है, हैव 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रॉफिट इन शॉर्ट रन इक्विपमेंट। एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म की शॉर्ट रन इक्विपमेंट में 3 प्रॉफिट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लाभ की 3 संभावनाएं। उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, जिसको सुपर भी कहते हैं, उसको नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, और उसको मिनिमम लॉस भी हो सकता है। इट इज एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग फिगर। इनको निम्न चित्र से आप समझ सकते हैं। तीनों चित्र हम एक साथ बनाएंगे ताकि आपको कंपेयर करने में इजी रहे, ताकि समझने में आसानी रहे। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें चलते हैं। तीनों चित्रों में देखिए ये 3 फिगर है। तो आप जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR बराबर होते हैं। तो तीनों में हम AR MR लिख सकते हैं ताकि आप सीख जाएं इसको बनाना। ये OX एक्सिस है, ये OY एक्सिस है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया वो? ये जो है यहां पर 2 चीजें लेकर चलते हैं, कॉस्ट और रिवेन्यू। तीनों फिगरों में कॉस्ट, रिवेन्यू, कॉस्ट, रिवेन्यू। यहां हम लेते हैं क्वांटिटी, प्रोड्यूस आउटपुट कैसे। समझ में आ गया होगा? ये तीनों कर्व सेम है और हमने बस परफेक्ट कंपटीशन में AR/MR की शेप बताई। इधर क्लियर? अब देखिए आप ये जानते हैं MRMC अप्रोच में आपने पढ़ा कि एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होता है। एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होता है? आपको मालूम है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब 2 कंडीशन फुलफिल होती हैं। और वो 2 कंडीशन कौन कौन सी थी? कल आपको बताया था कि MC/MR बराबर होनी चाहिए और MC/MR को नीचे से काटिए। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तो तब होता है। सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम दिखाइए। तो इक्विलिब्रियम के लिए MC खींचिए, ये मार्जिनल कॉस्ट का है। ये मार्जिनल कॉस्ट का। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम था वो E बिंदु पर हो रहा है, क्योंकि MC कर्व MR को यहां पर काट रहा है, यहां पर दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी। तो इस संतुलन की स्थिति में OQ मात्रा प्रोड्यूस करता है वो। ये संतुलन बिंदु है सभी। ये जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा? इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादक जब संतुलन करता है तो जब संतुलन में होता है तो प्राइस OP जो है तय होता है, क्योंकि एवरेज रिवेन्यू पर भी है। तो प्राइस जो है OP तय हुआ, OP प्राइस तय हो गया। क्लियर? समझ में आ गया होगा? तो OP प्राइस तय हुआ। क्लियर हुआ? अब जो हम बनाएंगे इसमें मेन रोल देखिए, AR तो सभी में आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। अब जो मेन रोल जो है कि कौन सा नॉर्मल होगा, कौन सा मिनिमम लॉस होगा, सुपर नॉर्मल होगा, वो मेन रोल डिपेंड करेगा AC पर। अगर एवरेज कॉस्ट जो है
वो एवरेज रिवेन्यू, इसका मतलब कीमत आपकी ये तय हो गई, एवरेज रिवेन्यू कर्व ये है, तो इसका मतलब आपके आउटपुट की प्राइस तय हो गया ये। अगर एवरेज रिवेन्यू, एवरेज कॉस्ट प्राइस से कम होती है, यहाँ है ये प्राइस यानी ARPP होता है, तो एवरेज रिवेन्यू ज्यादा, एवरेज कॉस्ट कम है। तो ध्यान करना, अगर एवरेज कॉस्ट कर्व को आप बनाते हैं और ये बना देते हैं, ये एवरेज कॉस्ट कर्व AC, तो मतलब जो E पॉइंट है उससे नीचे से आपने AC को निकालना, नीचे से निकाल दिया, और आप ये देख रहे हैं कि AC वाली जो कर्व है वो EQ लाइन को इस F बिंदु पर काट रही है। AC जो कर्व है वो यहां पर काट रही है F पॉइंट पर, समझ में आ गया होगा। F से OY लाइन पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरह से, और यहां पर कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मान लो R दे दिया आपने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो फर्म की एवरेज रिवेन्यू है वो तो तय हुई EQ, फर्म की एवरेज रिवेन्यू बराबर हो गई EQ, और फर्म की जो कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट AC जो तय हुई वो हो गई FQ। और आप देख रहे हैं कि EQ में से अगर FQ घटाते हैं, EQ में से FQ घटाते हैं तो हमारा EF जो है वो डिफरेंस आ जाता है, यानी इस टोटल में से EQ में से FQ घटाते हैं तो ये डिफरेंस बच जाता है EF। और EF जो है, ये जो EF है ये क्या है? पर यूनिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये पर यूनिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है जी? ये आपको क्लियर हो कि यहां से भी दे सकते हैं कि आपकी प्राइस तय हुआ OP, आपकी कॉस्ट तय हुई OR, OP में से OR घटाएंगे तो ये जो डिफरेंस है ये वाला, ये जो हम इसको कहेंगे सुपर नॉर्मल और ये प्रॉफिट, ठीक है? मीन्स पूरा एरिया कौन कौन से PERF, और टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा वो होगा PERF। ये एरिया जो है टोटल सुपर, यानी टोटल तो ये पूरा एरिया हो जाएगा, लेकिन पर यूनिट जो होगा वो ये डिफरेंस होगा। इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ? इसको आपने लिखना है, ये 6 मार्क्स में 4 मार्क्स में आ सकता है। इसके बाद आता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कब होते हैं? जब एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के बराबर। तो एक फर्म को आपने ये भी लिखना है कि पहले संतुलन कहां होता है, कि आप पहले ये लिखेंगे कि एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट तब होते हैं जब उसकी एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर हो, अर्थात औसत लागत और औसत आगम दोनों एक दूसरे के बराबर हो। हम जानते हैं कि एक फर्म संतुलन की स्थिति में तब होती है जब संतुलन की 2 शर्तें पूरी हो, MCMR बराबर और MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। ये चीजें सारी कॉमन लिखनी है, सब में अलग अलग, इसमें भी लिखना है, इसमें भी लिखना है। तो उसके बाद लिखना है कि एक फर्म के सामान्य लाभ को निम्न चित्र द्वारा दर्शाया। ये चित्र बना देंगे आप। चित्र बनाने के बाद आप बताइए OX पर आपने आउटपुट लिया, OY पर आपने कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू लिया, ARMR अंडर परफेक्ट कंप्लीशन जो है एवरेज और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है, MC मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, which intersect ARMR at E point, E is equal point, E संतुलन बिंदु है, ठीक है? तो फर्म का संतुलन E बिंदु पर होगा। इससे क्या होता है कि फर्म जो है कीमत OP तय होगी और संतुलन उत्पादन OQ तय होगा। अब क्योंकि इस फर्म को सामान्य लाभ होते हैं तो AC का रोल देखेंगे, AC बिल्कुल इसके बीच में से निकालेंगे इस तरह से, ये AC निकलेगा। तो यहाँ AC इस लाइन से नीचे से निकाला था, यहाँ AC इस लाइन पर निकाला, तो इसे AC से क्या फाइंड आउट हुआ? इससे फाइंड आउट हुआ कि AR आपकी जो है वो है EQ, AR EQ, और AC भी क्या है आपकी EQ है। तो मीन्स AR बराबर AC है। तो ये जो है नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति होगी। इधर क्लियर? तीसरा होता है मिनिमम लॉस। यहां भी आप वही सारी चीजें बताएंगे
एक फर्म को मिनिमम लॉस तब होता है जब उसकी एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम हो, मींस एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो और एवरेज रिवेन्यू कम हो। तो देखिए इसमें थोड़ा सा और बताते हैं आपको। आपको मालूम है कि एसी जो है दो चीजों का योग होती है, कॉस्ट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा, एसी दो चीजों का योग होती है, एएफसी और एबीसी। एबीसी और एएफसी का योग होती है एसी। हमने कल भी आपको बताया था कि इस स्थिति में फर्म को एबीसी तो मिल रही होती है लेकिन ये नहीं मिलती, यानी जब फर्म को एएफसी या उसके पूरे पार्ट का लॉस उठाना पड़े तो इसको मिनिमम लॉस कहते हैं। एएफसी का मतलब है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट का लॉस उठाना पड़े, क्योंकि कल हमने मिनिमम लॉस वाला समझाया था जो वो टीआरटीसी अप्रोच से समझाया था। आज एएफसी और जो एआरएसी अप्रोच से है। तो यहां देखिए फर्म को जब अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो मिलती है लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं मिल पाती तो उसको मिनिमम लॉस होगा। तो यहां भी यही है कि फर्म को जो रिवेन्यू हो रही है ना, एवरेज रिवेन्यू, वो एबीसी के बराबर हो रही है। ठीक है, फर्म को एवरेज रिवेन्यू, यदि आप यूं कहिए कि इसमें फर्म की एवरेज रिवेन्यू जो है वो बराबर है एबीसी के, और वैसे मोटे तौर पे कहें तो एसी ज्यादा है और एआर कम। तो इसे निम्न चित्र द्वारा ये चित्र बना दिया आपने। बताएंगे कि फर्म संतुलन में तब होती है जब संतुलन की दो शर्तें पूरी होती हैं, एमसीएमआर को नीचे से काटे एमसीएमआर के बराबर। फर्म के न्यूनतम हानि की स्थिति को निम्न चित्र द्वारा दर्शाया। चित्र में वो चित्र मात्रा ओआई पर जो है कॉस्ट और रिवेन्यू को शो किया गया है। ठीक है, एआरएमआर जो है परफेक्ट कंप्लीशन का एवरेज और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है। ठीक है, एमसी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। एमसी कर्व एमआर कर्व को ई बिंदु पर काटती है तो ई संतुलन बिंदु है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इधर क्लियर? पॉइंट ई से ज्ञात होता है कि इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है ओक्यू प्रोड्यूस होगा और इक्विलिब्रियम प्राइस जो डिटरमाइंड होगा ओपी होगा। ये तो सब में कॉमन है, सभी में आपने ये चीजें बताई। अब यहां क्या होगा, लॉस की बात आती है। तो लॉस की बात आती है तो इस एसी को ऊपर से निकाल लेंगे, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं ताकि आपको समझ में। इस एसी को ऊपर से निकाल लेंगे और ये आपकी एसी आ गई। अब जब आप यहां ई पॉइंट जब इसको बढ़ाते हैं ऊपर की ओर इस तरह से, तो आप देख रहे हैं कि कॉस्ट जो है, कॉस्ट आपकी तय हो रही है। ये एक बात ध्यान रखना है, काट नहीं लीजिए ये यहां से, जैसे कि इस तरह बढ़ा लीजिए अपनी सुविधा अनुसार। जब आप इसको लेते हैं तो ये आ जाता है एस पॉइंट। तो आप देख रहे हैं ये पॉइंट आ गया एफ। ठीक है, क्लियर हो? अगर मान लीजिए किसी कारण से अच्छा यहां ये एबीसी डालना पड़ेगा इसमें आपको। यहां एसी था, आपने एबीसी डालना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी कॉज से, किसी भी कारण से आपका प्राइस कम हो गया और प्राइस कम होकर के ये हो जाएगा, आपका प्राइस कम हो गया और एआर जो है एआर 0 और एमआर 0 हो गई। मान लो आपका प्राइस कम हो गया, वस्तु का प्राइस, तो जो है एआर 0 और एमआर 0 हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपका प्राइस डाउन हुआ, प्राइस ये हुआ, ओपी 0 हुआ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जैसे आपका प्राइस ओपी 0 होता है तो आप देख रहे हैं कि आपको इस बिंदु से आपका आउटपुट आप कम कर देंगे, ओक्यू 0 कर देंगे। और जो ये ई एफ पॉइंट है, ये जी पॉइंट ले लीजिए इसको, जी पॉइंट, इस जी पॉइंट पर आप ये दिखाएंगे कि आपको फिक्स कॉस्ट तो मिल रही है, वेरिएबल कॉस्ट तो मिल रही है यहां पर, लेकिन
ये जो गैप है फिक्स कॉस्ट आपको नहीं मिल पा रही, ठीक है। तो आपको इसके कारण जो है लॉस उठाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको इस कारण से क्या होगा, कुछ लॉस उठाना पड़ेगा, और जो ये लॉस है ये आपका मिनिमम लॉस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो ये आपका फिगर है, ठीक है, और ये आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है। इसके बाद कुछ टॉपिक्स और आते हैं, इसमें एक पॉइंट आगे चलते हैं हम, ये समझ में आगे होंगे। अब बात करते हैं हम, ये सभी टॉपिक आपके 4 नंबर 6 नंबर में पूछे जा सकते हैं। इसका अगला टॉपिक हम बात करते हैं, वो है ब्रेक इवन पॉइंट। पीछे भी हमने पढ़ा, आज हमारा टॉपिक है सम विच्छेद बिंदु। इसको कहते हैं ब्रेक इवन और पॉइंट। शॉर्ट में अगर हम कहें तो BEP। इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा बिंदु होता है जो उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें ना तो एक फर्म को लाभ होता है ना हानि होती है। इट इज द पॉइंट वेयर ए फर्म इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, और ए फर्म प्रोड्यूस दैट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एक फर्म उस वस्तु की उस मात्रा का उत्पादन करती है वेयर ही गेट नो प्रॉफिट नो लॉस, जहां वो ना लाभ प्राप्त करती है ना हानि प्राप्त करती है। इट इज एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग फिगर। इसको आप फिगर से बना सकते हैं। और आपने कल पढ़ा ब्रेक इवन पॉइंट, इसको हम शून्य लाभ हानि स्थिति भी कहते हैं। कल आपने एक चित्र पढ़ा था, और वो चित्र जो था TRTC अप्रोच था इस तरह से। तो परफेक्ट कंपटीशन में TR जो ये शेप होती है, और TC इस तरह से लिया जाता है। कल आपको बताया था, ये 2 पॉइंटों पर यहाँ और यहाँ काट रही है, यहाँ पर और यहाँ पर 2 पॉइंटों पर अगर हम देखें तो ये 2 पॉइंट ये इंडिकेट करते हैं इस पॉइंट पर कि TR और TC जो है बराबर है, और सेम इस पॉइंट पर भी TR और TC जो है बराबर है। ये दोनों पॉइंट ये शो करते हैं। कल हमने बताया था कि इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। समझ में आया? यानी जब फर्म OM मात्रा का या ON मात्रा का प्रोडक्शन करती है तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में होती है। ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स नो प्रॉफिट और नो लॉस। ये चीजें हमने कल आपको बताई। अब यही एक बड़े सिंपल वे में हम आपको बताएंगे। आप चाहें इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हार्ड पड़ेगा, तो आप इसको इस तरह बनाएं। तो पहले आप मीनिंग लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे पहले, कि समविच्छेद बिंदु वह बिंदु है जो उत्पादन के उस मात्रा को या उस स्थिति को प्रकट करता है जिसमें एक फर्म को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। ठीक है, तो इसे शून्य लाभ और हानि की स्थिति, लाभ अलाभ की स्थिति भी कहा जाता है। इस स्थिति में फर्म के लाभ और हानि शून्य हो जाते हैं। इसे निम्न चित्र द्वारा, निम्न टेबल तालिका और चित्र द्वारा हम दर्शा सकते हैं। तो कैसे? देखिए क्वांटिटी ले लीजिए 1 2 3 4 5, और यहाँ TR ले लीजिए, यहाँ TC ले लीजिए। मान लीजिए 100 200 300 400 और 500। ठीक है, आगे जाए, और यहाँ प्रॉफिट और लॉस ले लीजिए, 2 चीजें आप ले लेंगे। ठीक है, TC तो पहले जो है आप देखिए, ये मान लो 150 175, ठीक है, और 200
ठीक है, 250, ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्या, यूँ ले लीजिए 150 और 200, 250, 200, 300 और 350, इस तरह ले सकते हैं आप। तो ये क्या है, शुरू में देखिए यहाँ रिवेन्यू ज़्यादा है, रिवेन्यू कम है, कॉस्ट है, तो यहाँ आ जाएगा 50 माइनस, यानी लॉस हो गया, माइनस लॉस, या 0 हो गया, या 50 हो गया, या 100 हो गया, या 150 हो गया। समझ में आ गया होगा। बड़ी सिंपल सी टेबल, आप कोई भी ऐसे ले सकते हैं कि पहला स्टेप तो टोटल कॉस्ट ज्यादा दिखाएं, बाकी का एक जगह सेम दिखा दे, उसके बाद उसको माइनस कर देंगे। तो अगर हम फिगर बनाते हैं तो फिगर देखिए, फिगर यहां बना देते हैं। चलिए यहां आप क्वांटिटी ले लेंगे 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज एक्स। इनको ले लीजिए, मैक्सिमम देखिए 500 है, 50 50 का 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 और मान लीजिए 500, 50-50 के आपने डिफरेंस ले ली। यहाँ आप दोनों चीजें लेते हैं, कॉस्ट और रेवेन्यू, और ये ओवाई। कितना समझ में आ गया होगा सभी को। अब क्या करेंगे, पहले इससे बनाएंगे टीआर। देखिए 100, 1 पर 100, 2 पर 200, 3 पर 300, 4 पर 400, 5 पर 500। मीन्स जब आप बनाएंगे दिस इज टीआर, टोटल रेवेन्यू। क्लियर हो गया, ये आपका टोटल रेवेन्यू करवा जाएगा यहाँ। ठीक है जी, टोटल रेवेन्यू करो, आपने देखा ये आपका क्लियर, डार्क कर देते हैं हम थोड़ा। ये जो है टोटल रेवेन्यू का। अब मान लीजिए अब इससे लेते हैं 1 पर 150, तो ये 150, ठीक है, 200, ये 200 हो गया। इसके बाद 250, 3 पर 250 हो गया, 300, 4 पर 300 हो गया, 350, ये हो गया। मीन्स जब आप इसको खींचेंगे तो जो आपका कर्व खींचेगा वो इस तरह खींचेगा, और ये कहीं ना कहीं यहाँ आगे मिला दीजिए बेशक, ये इसको आप नाम दीजिए पीसी। ठीक है, अब मैं इसको टेबल को मिटा देते हैं, हम साफ कर देते हैं इसको। कुल मिलाकर जो आपका कर्व आएगा वो इस तरह से आएगा, और ये एक पॉइंट आपके पास ई आ गया, यहां से डिनोट कर दिया। यहां पर आप देखें ये टीसी है और टीआर है। आप यहाँ पा रहे हैं कि यहाँ पर टीआर और टीसी बराबर है, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। और यहाँ पर फर्म को लॉस होगा और यहाँ पर फर्म को प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर टीआर ज़्यादा है टीसी से, और यहाँ पर जो है अगर हम देखें टीआर कम है टीसी से। ये स्थिति तो मीनिंग देंगे, और उसके बाद इट इज एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग टेबल एंड फिगर, टेबल और इसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे। ओ एक्स पर क्वांटिटी, ओ वाई पर कॉस्ट और रेवेन्यू लिखा है। टीआर टोटल रेवेन्यू कर्व है, which is make 40 degree angle at origin point because under perfect component price constant। ये 45 डिग्री का कौन होगा। TC total cost कर्व, TC and TR intersect to each other E point। E पर TC और TR एक दूसरे को काटते हैं। E is the equilibrium point। E जो है संतुलन बिंदु है। The point E show that producer is equilibrium when he जो है produce that quantity of output
where total revenue and total cost are equal, it is the point of break even point. Is that clear? यही हमारा क्या होगा, संविच्छेद बिंदु होगा. It is the point where a firm get no profit no loss. एक स्थिति होती है जहाँ फर्म को ना लाभ होता है ना हानि होती है. और बिफोर से लिख दीजिए, इससे पहले बिफोर ई पॉइंट टोटल रिवेन्यू इज जो है टोटल कॉस्ट इज मोर देन टोटल रिवेन्यू, सो इट इज द सिचुएशन ऑफ लॉस. ई से पहले जो है टोटल रिवेन्यू कुल आगम कुल लागत से कम है तो लॉस होगा, और ई के बाद जो है टोटल रिवेन्यू ज्यादा है टोटल कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट होगा. ये आपका 4 नंबर का कंसेप्ट कंप्लीट है. इट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक. आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और वो टॉपिक है हमारा जो है उत्पादन बंद बिंदु. इसको कहते हैं शट डाउन पॉइंट. शट डाउन पॉइंट, इधर क्लियर? इसको हम कहते हैं उत्पादन बंद बिंदु. तो अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्पादन बंद बिंदु क्या होता है और इसके बारे में अब हम जानकारी लेंगे. तो देखिए, उत्पादन बंद बिंदु क्या होता है एक्चुअल में. उत्पादन बंद बिंदु उत्पादन के उस स्तर को दर्शाता है जब एक फर्म अल्पकाल में अपने परिवर्तनशील लागतों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाती, तो ऐसी स्थिति में वो स्थिर लागत के साथ साथ परिवर्तनशील लागतों का भी लॉस उठाने की अवस्था में आ जाती है, और कुछ समय के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए अपने उत्पादन को बंद करने जो है बंद करना चाहती है और बंद करने का निर्णय लेती है. इसी को हम उत्पादन बंद बिंदु कहते हैं. और ये स्थिति कब आती है? उत्पादन बंद बिंदु, एक बात तो ध्यान रखिए, वहां होता है जहां AR और ABC बराबर हो जाता है. उत्पादन बंद बिंदु इस स्थिति में हो जाता है. ये उत्पादन बंद बिंदु वो स्थिति हो जाती है जब एक फर्म को AR और ABC एक दूसरे के बराबर होता है. ठीक है? तो इसके बाद बताया कि जो है, इसके बाद आपको बताया कि इसमें AR और ABC जब बराबर होते हैं तो उसको देखेंगे कैसे. पहले आप इसका मीनिंग देंगे, अर्थ बताएंगे कि शटडाउन पॉइंट होता क्या है. तो देखिए, शटडाउन पॉइंट बंद करने का बिंदु वो बिंदु होता है जिस पर फर्म को चाहे वो कुछ भी मात्रा में उत्पादन करती है या बिल्कुल भी उत्पादन नहीं करती, अल्पकाल के लिए उत्पादन बंद करना पड़ता है. जैसे मान लीजिए आपने एक शॉप खोली या कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट किया करना, और मान लीजिए कि उसमें आपकी शॉप का रेंट भी 2 महीने 1 महीने 3 महीने बाद आप शॉप का रेंट भी अपनी जेब से दे रहे हैं, लेकिन रेंट के साथ साथ जितने का आप सामान ला रहे हैं वो भी अपनी, उसमें भी आपको लॉस उठाना पड़ता है. मेरी बात समझ रहे होंगे. मान लीजिए जिस शॉप में आपने काम किया हुआ है, दुकान खोली हुई है, वहाँ 3000 किराया आप देते हैं. वो 3000 तो आप अपनी जेब से दे ही रहे हैं, और ये कोई बड़ी बात भी नहीं होती कि शॉर्ट पीरियड में जब तक आपकी शॉप जम ना जाए तो हो सकता है आपको लॉस उठाना पड़े. केवल दुकान का किराया आप जेब से देते हो. लेकिन अगर एक कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि आप मान लीजिए 10 रुपए का कोई सामान ला रहे हैं और वो भी अगर आपको 9 में बेचना पड़े, यानी 10 से कम में विदाउट एनी प्रॉफिट, और लॉस में बेचना पड़े, तो आप क्या करेंगे? तो आप शॉर्ट पीरियड में ये डिसीजन लेते हैं कि आप अपने प्रोडक्शन को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे. और ये जो हानि उस समय भी उठानी पड़ती है उत्पादक को, अगर वो शॉर्ट पीरियड में अपना बंद उत्पादन करे या ना करे. नहीं भी करोगे तो भी आपको लॉस उठाना पड़ेगा, और करोगे तो भी आपको लॉस उठाना पड़ेगा. लेकिन कंटिन्यू रखोगे तो लॉस ज्यादा बढ़ जाएगा. इसलिए इसे निम्न चित्र द्वारा आपको समझाया गया है. तो देखिए कि एक चित्र बनाते हैं, ध्यान करना, बिल्कुल मिनिमम लॉस के जैसा ये चित्र बनता है. कि स्टार्टिंग में परफेक्ट कंपटीशन में मान लीजिए ये प्राइस था ARMR, और यहाँ
ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये संतुलन हो रहा है, और ये क्वांटिटी प्रोड्यूस की हुई है, और ये प्राइस। यानी यहाँ आपको बताया है कॉस्ट और रिवेन्यू लिया, कोई टेबल नहीं बनानी इसमें, ठीक है। अब क्या है कि फर्म को जो है ये एसी एवरेज कॉस्ट, फर्म को ये लॉस उठाना पड़ता है, इतना फर्म का लॉस है, कुल लॉस। अब क्या है कि अगर प्राइस कम हो जाए, अगर प्राइस और कम हो जाता, AR से AR 0 और MR 0 हो जाता, मान लो प्राइस, यानी प्राइस कम होकर P 0 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप केवल वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त करवा रहे हैं, ये आपका ABC है। तो आप G पॉइंट पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी आप एक तो प्रोड्यूसर आउटपुट कम कर देगा, लेकिन इसका मतलब है अब आप जो है आपकी रिवेन्यू, ये है एवरेज रिवेन्यू, नई कीमत कम होकर के नई जो कीमत आ गई वो आपकी एवरेज रिवेन्यू। मान लीजिए आप अब तक 10 में बेच रहे थे, मान लीजिए आप ग्राहक आपका 10 में भी लेने को तैयार नहीं है आपकी वस्तु, आपने क्या कर दिया, आपने उसका प्राइस 9 कर दिया, लेकिन मान लीजिए वो 9 में भी लेने को तैयार नहीं है, और आप 9 में लेकर के आ रहे थे, आप उस वस्तु को 9 में खरीद कर ला रहे, लेकिन ग्राहक आपकी वस्तु को 9 में भी नहीं लेना चाहता, तो आप क्या करते हैं कि प्राइस और कम करेंगे, और प्राइस को और कम करेंगे तो यहां पर मान लीजिए और कम कर दिया आपने, AR2 कर दिया, AR2 MR2। तो अब आप ये देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर जो है इससे नीचे प्राइस को नहीं ले जाना चाहेगा, हम जो बुक में नहीं दिखाया, इससे नीचे नहीं ले जाना चाहेगा, इसलिए इस लाइन को हम शो ही नहीं करते, और हम क्या करते हैं कि जो ये पॉइंट है G पॉइंट, इसको लिख देते हैं एरो डाल के, ये जो G पॉइंट है दिस इज शट डाउन पॉइंट, यानी इस बिंदु पर प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन क्या बंद कर देगा, शट डाउन कर देगा। तो F बिंदु जो है शट डाउन पॉइंट है। इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि जो है प्रोडक्शन भी कम हो गया, और आउटपुट भी उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये होता है शट डाउन। इज दैट क्लियर? इसके बाद इसका नेक्स्ट कंसेप्ट आप आगे चलिए। ये सारा था शॉर्ट रन में अब तक जो पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं लॉन्ग रन की बात करते हैं कि देखिए शॉर्ट रन क्या होता है। शॉर्ट रन में हमने आपको बताया कि शॉर्ट रन में एक प्रोड्यूसर के पास समय नहीं होता, अर्थात वो अगर प्रोडक्शन को अगर चेंज करना चाहता है तो केवल वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके ही प्रोडक्शन को चेंज कर सकता है। लेकिन जो लॉन्ग रन होता है उसमें एक प्रोड्यूसर के पास बहुत समय होता है। लॉन्ग रन इज ए टाइम पीरियड, पहले आप लॉन्ग रन का इसमें थोड़ा मीनिंग देंगे कि लॉन्ग रन इज ए टाइम पीरियड इन विच ए प्रोड्यूसर कैन चेंज हिज प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन ऑल द फैक्टर्स। तो लॉन्ग रन समय की वह अवधि होती है जिसमें एक उत्पादक अपने सभी साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन में परिवर्तन कर सकता है। Even it change all the machines or plant or building and produce new goods, और नई वस्तुएं भी सब चीजों में परिवर्तन करके वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस स्थिति में एक प्रोड्यूसर को लॉन्ग रन में केवल नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग रन MCMR बराबर होते हैं और MCMR को नीचे से काटता है, ठीक है। SMC SMR तो बराबर होते ही होते हैं, SMC और MR तो बराबर होते ही होते हैं, साथ में LMC और MR भी बराबर होते हैं। तो लॉन्ग रन में एक प्रोड्यूसर उस समय संतुलन में होता है कब, यहां दीर्घकाल में
उत्पादक का संतुलन। तो दीर्घकाल में उत्पादक का संतुलन कहाँ होता है? तो देखिए दीर्घकाल में उत्पादक का संतुलन तब होता है जब ये कंडीशन पूरी हो। यहां लिख देते हैं, देखिए क्या कि भाई SMC, ठीक है, और LMC बराबर होने चाहिए, साथ में MR और AR भी बराबर होने चाहिए, ठीक है। इसको AR को हम प्राइस भी कहते हैं, ध्यान करना। और SAC, ठीक है, और LAC मिनिमम होनी चाहिए। ये होता है संतुलन की स्थिति दीर्घकाल। तो दीर्घकाल में एक उत्पादक संतुलन की स्थिति में तब होता है जब निम्न शर्त पूरी होती है, यानी SMC और LMC बराबर होने चाहिए, MR AR बराबर होने चाहिए, SAC और LAC भी बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो हम जानते हैं, पहले अल्पकाल वाला अगर थोड़ा ले तो देखिए इसे निम्न चित्र द्वारा दिखाया गया, बहुत हार्ड नहीं है। आप देखेंगे कि चित्र बनाएंगे, यहां पर OI, यहां पर वही कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए परफेक्ट कंपटीशन में आपको मालूम है AR बराबर MR, परफेक्ट कंपटीशन में AR बराबर MR होता है। साथ में आप ये भी जानते हैं MC नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ होते हैं, क्योंकि इसमें ये सारा नॉर्मल प्रॉफिट है। दीर्घकाल में एक फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये मान लीजिए ये MC है, लेकिन MC में जो अब तक पढ़ा वो शॉर्ट टर्म MC था, ठीक है, ये MC, ये AC, ये जो है आपका SAC है। तो शॉर्ट रन में तो हमने यही पढ़ा था कि MC और AC बराबर होती है, आपको मालूम, ये संतुलन था शॉर्ट रन में, समझ आया? OQ मात्रा का प्रोडक्शन करती है जब, ये शॉर्ट रन का है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा? शॉर्ट रन में हम बताएंगे कि एक प्रोड्यूसर दीर्घकाल में भी जो है संतुलन में तब होता है जब SMC और MR बराबर हो और MC MR को नीचे से काटे। इसके साथ साथ LMC और MR भी बराबर होना चाहिए। तो LMC क्या होता है? ये MC है, तो देखिए इन दोनों MC और AC के बीच में से हम, या पहले इसको बना लीजिए कि ध्यान रखना, मैं थोड़ा डार्क बना रहा हूं, ये जो है ये आपका LAC होगा। इसमें और इसमें दोनों में फर्क क्या है? कॉस्ट वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जो लॉन्ग टर्म AC और MC कर्व होते हैं जो ज्यादा फ्लैट होते हैं, ये स्टीपर होते हैं, ये फ्लैट होते हैं। तो इन दोनों में अंतर ये है। दूसरा कि अब MC भी बिल्कुल ऐसे खींचेंगे, ये भी फ्लैट खींचेंगे, तो ये इधर से आएगा, हमने डार्क कर दिया, ये LMC आ गया, ठीक है, ये LMC आ गया। तो आप देख रहे हैं ये सारे जो है एक जगह पर काट रहे हैं। तो देखिए SMC यहाँ है, LMC भी यहीं काट रहा है, MR भी यहीं टच हो रहा है, AR भी यहीं टच हो रहा है, SAC ये रहा, LAC भी यहीं है, LAC मिनिमम हो जाता है। तो जो प्रोड्यूसर है वो तब इसमें प्राइस
ओपी तय होगा, और तब जो है संतुलन की स्थिति में होगा जब ओ क्यू मात्रा का उत्पादन करेगा। यही आपने इसमें देना। देखिए, तो दीर्घकाल में संतुलन की स्थिति में एक फर्म न्यूनतम एवरेज कॉस्ट पर उत्पादन करेगी, मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर। ये आपको मालूम है, मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर एक फर्म प्रोडक्शन क्यों करेगी? क्योंकि उसके पास प्लांट को चूज करने का टाइम होता है, वो प्लांट चूज कर सकती है जिसमें उसकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम हो। ये पहले हमने कॉस्ट वाले चैप्टर में आपको बताया, ठीक है। इस प्रकार दीर्घकाल में संतुलन की स्थिति में एक फर्म केवल दीर्घकालीन, यानी फर्म की संतुलन की स्थिति में केवल एलएमसी और एमआर ही बराबर नहीं होते, बल्कि जो है एलएसी और एआर भी बराबर होंगे, क्योंकि फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होंगे, ठीक है। अतएव लॉन्ग रन में जो फर्म के और उत्पादक के संतुलन की स्थिति है तब होगी जब ये कंडीशन पूरी हो जाए, ठीक है। और फर्म के दीर्घकालीन संतुलन को इष्टतम उत्पाद बिंदु, दीर्घकाल में जो फर्म को उत्पादन स्तर होता है, इष्टतम उत्पादन बिंदु आया है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन पॉइंट, आउटपुट पॉइंट कह सकते हैं। तो ऑप्टिमम आउटपुट या प्रोडक्शन पॉइंट इज द पॉइंट इन विच ए प्रोड्यूसर प्रोड्यूस गुड्स एट मिनिमम एवरेज कॉस्ट। अनुकूलतम या इष्टतम उत्पादन बिंदु वो बिंदु होता है जिसमें एक उत्पादक मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर प्रोडक्शन करता है। इसके बाद इसके बाद है, और इस स्थिति में एक फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद है कि दीर्घकाल में फर्म इष्टतम उत्पादन करेगी, ऑप्टिमम प्रोडक्शन करेगी। इसके बाद बात आती है कि उत्पादन जो है मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे होता है और फर्म को केवल इस स्थिति में नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो ये कंप्लीट होता है। इसके बाद है फर्मों का प्रवेश और बाहर जाना। अगला टॉपिक है फर्मों का प्रवेश एवं बाहर जाना। मीन्स एंट्री और एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट entry and exit of firm and its effects। और इसके प्रभाव क्या जाना तथा इसके प्रभाव। ये तो देखिए फर्मों का प्रवेश और बाहर जाना। देखिए हम जानते हैं कि जो लॉन्ग रन होता है, लॉन्ग रन में एक फर्म को दीर्घकाल में एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। लॉन्ग रन में एक फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, ठीक है, यानी नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट होता है। ऐसी स्थिति में कुछ न्यू फर्म्स एंटर कर जाएंगी। ऐसी स्थिति में कुछ नई फर्में जो है इंडस्ट्री में एंटर कर जाएंगी, यानी ऊंची कीमत। पहला इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट है जो ऊंची कीमत या ऊंची कीमत का आकर्षण या प्रवेश। पहला दे रखा है जो प्रवेश, और प्रवेश में देता है ऊंची कीमत का आकर्षण, यानी कह सकते हैं एंट्री अट्रैक्शन ऑफ हायर प्राइस। अट्रैक्शन हायर प्राइस, और यहां है एंट्री।
दूसरा जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है आपका छोड़ना कम कीमत। सेकंड पॉइंट है छोड़ना, मीन्स कम कीमत द्वारा बाधित। यानी एग्जिट, ठीक है, इंड्यूस्ड बाय लोअर प्राइस। ये तो देखिए यहां से चालू करता है। ऊंची कीमत और का आकर्षण क्या होता है, जब फर्मों को लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न क्यों करती है फर्म, हम इस पर टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए अगर प्राइस हाई हो तो हाई प्राइस से मीन्स लॉन्ग रन में आपको मालूम है सामान्य लाभ क्या होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कब होते हैं, जब AR और AC बराबर। लेकिन अगर AR ज्यादा है AC से, मीन्स उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी असामान्य लाभ हो रहे हैं, फर्म को असामान्य लाभ हो रहे हैं, तो ये स्थिति हो जाएगी। एबनॉर्मल प्रॉफिट होंगे तो हायर प्राइस के कारण न्यू फर्म में एंटर कर जाएंगे, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए जब प्राइस हाई होगा तो पहली स्थिति देखिए यहां से स्टार्ट, दो चित्र बनेंगे इसमें इस तरह से, ठीक है, और इधर इसमें दो फिगर बनेंगी आपकी, इस तरह से कि मान लीजिए शुरू में जो है हम बना रहे हैं, ये तो बनता है इंडस्ट्री और ये बनता है फार्म। एक बात ध्यान रखना, फिगर ए जो बनेगी वो फार्म की बनेगी, फिगर बी बनेगी इंडस्ट्री। तो हमें पढ़ा कि लॉन्ग रन में एक इंडस्ट्री की सभी फर्में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में और जो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री तय करती है। तो देखिए इंडस्ट्री तय वहां करती है जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर, ये एसएस हो गया, ये डीडी हो गया, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इतना आउटपुट किया और प्राइस तय हुआ, ये प्राइस तय हुआ, यानी इंडस्ट्री ने प्राइस ओपी तय कर दिया। और जब ओपी तय कर दिया तो इन फर्मों के लिए भी जो है प्राइस ओपी तय हो गया। आपको मालूम है ना, आप पढ़ते हैं AR और MR बराबर होते हैं, वो AR MR आता कहां से, वो AR MR यहीं से आता है, तो यही वो AR और MR है जो इंडस्ट्री से निकल कर आया। इसका मतलब फर्मों के लिए जो है आउटपुट जो है तय कर दिया, ठीक है, और AR MR तय कर देती है इंडस्ट्री। और मान लीजिए कि जो है जैसे ही आउटपुट बढ़ता है और मान लीजिए कि फर्म यहां संतुलन में, ये जो है MC कर्व, ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं SMC कर्व। अब जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट यानी नई फर्में एंटर होंगी, तो नई फर्में एंटर होने से सप्लाई कर्व इधर से S0 S0 इधर नहीं, नई फर्में जैसे ही आएंगी तो आउटपुट बढ़ जाएगा, सप्लाई इधर चली जाएगी, सप्लाई कर्व इधर से, ठीक है, सप्लाई बढ़ जाएगी
और सप्लाई का अपने राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ा और डिफरेंस ले लेते हैं, ये S1 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि S1 DD को, S1 नया जो सप्लाई कर रहा है, यानी जैसे ही नई फर्में एंटर करेंगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ करके SS से S1 हो जाएगी। जो S1 है वो DD को यहां पर काट रहा है, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो गया E1। और ये क्या दिखाता है कि ये दिखाता है कि प्राइस जो है, नया प्राइस घट जाएगा जैसे सप्लाई बढ़ेगी, फर्मों का नया प्राइस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये जो है P से P0 हो जाएगा। और यही फिर इंडस्ट्री फर्म के लिए भी, फर्म का आउटपुट प्रोडक्शन यहां था उस टाइम में ओके। लेकिन बाद में क्या होगा कि जैसे ही सप्लाई बढ़ी नई फर्मों के आने से, तो प्राइस डाउन हो जाएगा, प्राइस OP0 हो गया। प्राइस OP0 हो गया तो वही प्राइस जो है फर्मों के लिए हो गया OP0 हो जाएगा, ठीक है। और जो है आपकी अब जो इक्विलिब्रियम होगा वो यहां होगा, ये आपका SAC आ जाएगा, SAC मीन्स ये आ जाएगा आपका SAC, यानी वहां से ले लेंगे जहां पर MC इस लाइन को टच कर रहा है। इससे इंडिकेट होता है कि जो क्वांटिटी है फर्म भी अपना प्रोडक्शन क्या कर देंगे, कम हो जाएगा। जहां संतुलन जो है, ये तो था आपका फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो घट करके यहां आ जाएगा E0। तो आपने देखा कि जब इंडस्ट्री में न्यू फर्म अट्रैक्टिव होती है तो सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ने से उनका प्राइस कम हो जाएगा, उससे फर्मों के लिए भी प्राइस डाउन हो जाएगा और फर्म का आउटपुट भी कम हो जाता है। तो ये इफेक्ट पड़ता है, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रही थी फर्म दोबारा से वो नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाती है, इसलिए फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न होता है। अब यहाँ आ जाइए, अब बात आती है कि अगर छोड़ना, कुछ फर्में छोड़ जाती हैं, अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, तो लॉस हो रहा है तो क्या होता है, तो देखिए उस स्थिति में भी मान लीजिए फर्म को लॉस हो रहा है, उस स्थिति में क्या होगा, इस तरह दो कर्व होंगे, एक पार्ट OX और ये OY, इसी तरह OY OX, यहां वही इंडस्ट्री और यहां वही फर्म, ठीक है। यहां पर ये SS ED, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। इसका मतलब फर्म की प्राइस तय, क्वांटिटी तय हुई ये, और प्राइस तय हो गया ये, और फर्म के लिए भी जो प्राइस वो इंडस्ट्री के लिए था, फर्म के लिए भी तय हो गया OP, और ये था AR&R, ठीक है। इसको लिख सकते हैं AR बराबर MR, ठीक है। तो देखिए AR बराबर MR। अब बात करते हैं कि अगर कीमत कम हो जाए, नॉर्मल प्राइस से कम हो जाए, तो कुछ फर्में इंडस्ट्री छोड़ जाएंगी और इससे सप्लाई का इधर से यानी SS से S0 हो जाएगा, और S0 होने पर ये जो है इक्विलिब्रियम यहाँ होगा E0 पर, और आउटपुट ये कम हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट कम हो जाएगा, यहाँ आउटपुट बढ़ जाता था सप्लाई बढ़ने से, लेकिन क्योंकि प्राइस कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, तो जो फर्म है, इंडस्ट्री का आउटपुट तो बढ़ गया लेकिन फर्मों का आउटपुट कम हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि
ये मान लीजिए स्टार्टिंग में मार्जिनल कॉस्ट का था ऐसे, यानी संतुलन बिंदु यहाँ हुआ, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट हुआ। अब जैसे न्यू फर्म साइट, तो न्यू फर्म के आने से क्या होगा कि यहां पर ये प्राइस बढ़ जाएगा इसका, इस तरह ये P1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्राइस बढ़ करके P1 हो जाता है, और जो P1 होने से क्या होगा कि अब जो है नया इक्विलिब्रियम यहां होगा, इधर, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी AC, और आउटपुट अब क्या हो जाएगा, OQ से OQ हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसको दोबारा बताते हैं, थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से देखिए यहां बताते हैं, इसी चित्र को, फिगर को दोबारा से पढ़ते हैं, समझाते हैं। देखिए कि इस तरह से जो है दो फिगर बनेंगे, एक ये हो गया, ये दो फिगर बन गए, ठीक है। इसमें आपका फर्म का हो गया, इसमें आपका इंडस्ट्री का हुआ। यहाँ आपको मालूम है इंडस्ट्री यहाँ इक्वल में होगी, ये संतुलन बिंदु, संतुलन मात्रा और संतुलन प्राइस तय हो गया। ये P तय हुआ, तो ये फर्म के लिए भी जो है प्राइस तय हो गया, यहाँ पर ARMR हो गया, ठीक है। ये मार्जिनल कॉस्ट कर रहा है, ये मार्जिनल कॉस्ट का, इधर क्लियर, ठीक है। और इससे जो पता चलता है ये आउटपुट होगा, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, नई कुछ फर्में छोड़कर चली जाती है, तो S0 हो जाता है, ये नया बिंदु आ गया E0, इससे नया प्राइस जो है OP से बढ़ करके OP1 हो गया, और यही प्राइस फर्म के लिए चला जाता है P1। अब देखिए MC कर्व यहाँ काट रहा है, यहाँ ये, तो ये पहला E पॉइंट था, ये नया E पॉइंट E1, तो यहाँ से आपने AC कर्व को निकाल दिया, SAC, ये SAC, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि अब जो हमारा ये हो जाएगा आपका ABC का, इसका मतलब फर्म की जो बढ़ने के कारण, फर्म जो है उसका उत्पादन बढ़ने के कारण जो है, ठीक है, तो लॉसेज होंगे, कितने लॉस होंगे, ये लॉस हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसको दोबारा से पूछ सकते हैं। थैंक्स।